अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायून अब्दुल्ला। और मैं जो अब्दुल्ला को अभी ये दिखा रही थी, हम कुछ इस्लामाबाद के कुछ मैप्स देख रहे थे पुराने, आपको पता है सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, एग्जैक्टली, नॉट मैप्स। और हम बस देख रहे थे कि वो जगह कल जहाँ आपको पता ही है कि कितनी डेविस्टेशन हुई है इस्लामाबाद के, खासतौर पर 2 सेक्टर्स में, E11 और D12, E11 ज़्यादा, तो वो क्या होता था। और उसके बाद इतनी वहाँ कॉन्क्रीट जंगल ऑलमोस्ट बन गया, बिल्डिंग्स, घर के, उसके जो नेचुरल नाले थे, जो नेचुरल पानी के निकलने की जगह थी, वो तो सारे खत्म ही हो गए। इंडीड, या वो नैरो डाउन हो गए या वो खत्म हो गए हैं। और उसके ऊपर बास मकामात पर तो घर और कॉलोनीज की पूरी पूरी गलियां बना दी गई हैं। और ये E11 और D12 सेक्टर की तो आप बात कर रही हैं, इसके अलावा जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें भी लोगों की बेसमेंट्स में पानी आया है। तो हम जरा महकमा मौसमियात से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी बेपनाह आसमान से बारिश बरसी है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में बारिश तो बड़ा ही नॉर्मल सा फिनोमेना है कि बिल्कुल ही शहर का निज़ाम दरम हरम हो गया, या फिर मुनासिब इंतजामात बर वक्त नहीं किए गए, जैसे कि नालों की सफाई एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, जिसकी वजह से लोगों को ये मुश्किलात सामना करना पड़ा और 2 लोगों की, एक खातून और एक बच्चे की जान भी गई है। और बाय द वे ये क्लाउड बर्स्ट की कल बात हो रही थी, आपको पता है, ट्रेंड भी कर रहा था कि दिस वाज अ क्लाउड बर्स्ट, जिसमें कम टाइम में कि कोई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बारिश होती है। दिस हैज हैपेंड बिफोर आल्सो, बट यू नो कि महकमा मौसमियात ने ये कंफर्म किया कि दिस वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट। लेकिन फिर भी हम अपनी और आप सबकी तसल्ली के लिए आज महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जनाब ये क्लाउड बर्स्ट था कि नहीं था। साथ में पिक्चर्स दोबारा देख रही हूँ, दिस इज समथिंग दैट वी हैव नेवर सीन इन इस्लामाबाद। और ये नालों की सफाई और लैक ऑफ सफाई की हम बातें कर रहे हैं, मतलब ये फिनोमेना जो होते हैं ना हमारे ज़्यादा रिलेटेड टू सिंध होते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा स्टिकर कर रही हूँ अबाउट इट, बिकॉज ये कुछ अरसे से हमने देखा है कि कराची में जो हालात होते हैं ना, बारिश होती है और इतनी बारिश तो होती नहीं है, लेकिन जो डेविस्टेशन होती है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए वो होती नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और अभी तक कराची में वैसे जो बारिश हुई है उसमें तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल ही रही है। होपफुली बारिश ही कहाँ हुई है, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। होपफुली आगे जो बारिशें होंगी उस पर भी सूरत हाल कंट्रोल में रहे। और मैं तो कहता हूँ ये कॉम्पिटिशन बड़ा अच्छा होता है। अगर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ जगहों पर बरसर इक़्तिदार हो ना, तो वो एक दूसरे से बेहतर करने की कारकर्दगी में काम करती हैं और इसमें भला आवाम का होता है। और मुझे लग रहा था इसलिए कराची को पिछले साल इतना सब कुछ सुनना पड़ा था। इस मरतबा जरा सिंध हुकूमत और यहाँ की जो इंतजामिया है ज़्यादा मुतहर्रिक थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट ऑल्सो वी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बारिश आइदर जो लास्ट ईयर हुई थी। कोरोना इज आउट ऑफ कंट्रोल, एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। 76 अफराद इंतकाल कर गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। Every other person we know that somebody knows is getting infected. बहुत एहतियात करने की, लेकिन बाय द वे ये आपको बता दें, हमारे आंखों देखा हाल भी है, जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया हुआ था अपने आप को और उनको अब कोविड हुआ है, तो उनकी क्या हालत है, जो कि बहुत मैनेजेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। घर में ही रह के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं करवाई थी वैक्सीनेशन, उनको जो कोविड हो रहा है तो वो लेवल ही कुछ और है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। मुफ्त में जी टीके लग रहे हैं वैक्सीनेशन के, ज़रूर लगवाएं, बल्कि जल्दी से लगवाएं मैं तो कहूँगी। नहीं, इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट तो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट तो हमने शामिल कर ली, लेकिन मैं 2 दिन से मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि इतनी मक्खियाँ क्यों हैं। मैं आधी शाम जो है ना, मेरी मक्खियाँ घर से बाहर निकालने में गुजर जाती है, क्योंकि अगर आप वो बालकनी का दरवाज़ा खोल दें या कोई भी टेरेस खोल दें या बाहर इवन आपका मेन दरवाज़ा घर में घुसने वाला भी खुला रह जाए, तो मक्खियाँ ऐसे आमद होती हैं, ऐसे घुसती हैं जैसे पता नहीं अंदर कोई दावत चल रही है। और एक्चुअली व्हेन यू आर कुकिंग तो आपको पता है कि वो हब्स किचन में हो जाता है। एटलीस्ट मैं तो ये करती हूँ कि मैं अपनी खिड़की किचन की जो है वो खोल देती हूँ, और वो फिर ऑब्वियसली पहले तो मक्खियाँ वगैरह इतनी नहीं आती थी, लेकिन आजकल आई एम आल्सो नोटिसिंग। अच्छा, और बचपन से मैंने ये सुना है अपने घर वालों से कि सावन में और बरसात में मक्खियाँ भारी हो जाती हैं, तो वो इतनी ढीठ पता नहीं क्यों, बस वो बैठी रहती हैं, ज़्यादा सुस्त हो जाती है वैसे। मुझे ये आइडिया ही नहीं अच्छा लगा, मतलब क्या पड़ी होंगी कहीं भी। हाँ, खैर हम इस बारे में तफसीली रिपोर्ट एक शामिल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद में जो तबाही हुई है, और कल आई वाज इवन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, हमारे जो बड़े नामवर सिंगर हैं अब्दुल्ला कुरैशी, बिल्कुल, तो उनकी भी पूरी बेसमेंट में पानी भर गया और उनका बड़ा नुकसान हुआ। और वो वैसे उन सेक्टर्स में तो रहते नहीं हैं वो, इसीलिए तो मुझे हैरानी थी कि वो उन सेक्टर्स में नहीं है, उसके बावजूद भी बाकी सेक्टर्स में हाल हुआ है। 3 घंटे बादल बरसे और ऐसे बरसे कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का पूरा मंजर तब्दील हो गया। सड़कें नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब
सैलाब आ गए। महंगे तरीन पौश तरीन सेक्टर्स भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज ना रह सके। आपको बताएं सेक्टर E11 और D12 सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं और मूसलाधार बारिश के बायस नाले बिफर गए और रावल डैम में भी आपको बताएं कि पानी की सतह जो थी वो तेज़ी से बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। सैलाबी सूरत हाल पर इंतज़ामिया और महकमा मौसमियात के मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे और नाला लई में पानी की सतह 21.5 फुट तक बुलंद होने पर पाक फौज के दस्ते इंतजामिया की मदद को पहुंच गए। वज़ीर दाखिला और शहरी इंतजामिया सूरत हाल काबू में होने की यकीन दहानी करवाते रहे। नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा और ये नाला लई जो है रावलपिंडी का वाहिद मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। जब मैंने शुरू किया था तो 26 अरब का था, अब ये 90 अरब रुपए पे पहुंच गया है। तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। नाला लई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है। बस मेरा यही एक ज़िंदगी का आखिरी मिशन है। जितने भी हमारे इंतजाम हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। रेस्क्यू टीम भी पूरी हैं। आप यहाँ पर भी देखें कि जब फ्लैश फ्लड आया उसके 30 मिनट्स के अंदर सब कुछ क्लियर था। अभी आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो जगह जहाँ से गाड़ी बह के नाले में गई है। नाले की कंस्ट्रक्शन की गई है, उसको कवर किया गया सोसाइटी की तरफ से, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वी आर गोइंग टू टेक नोटिस ऑफ दैट ऑल्सो। यहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ पहले भी ऑपरेशन किया गया था, दोबारा हम ऑपरेशन करेंगे, नालों को भी क्लियर करेंगे, सफाई भी करवाएंगे और खुला भी करेंगे। घरों में पानी दाखिल होने से खातून और बेटा इंतकाल कर गए। शहरी कई घंटों तक अपनी मदद आपके तहत ही पानी निकालते रहे। मुतासरीन का कहना है कि CDA अगर नालों की सफाई करती तो हालात ये ना होते। 6:15 बजे के करीब पीछे से दीवार गिरी है तो उसके बाद हम लोग निकालते रहे। खुद 8:15 बजे आए हैं रेस्क्यू वाले। 8:30 बजे रेस्क्यू वाले आए हैं और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं था। नीचे 3 बच्चे थे, उनकी नहीं थी। 7:30 या 6:30 का टाइम था और 2 गाड़ियाँ हमारी उस गली में खड़ी थी तो सैलाब के साथ ही एक फंसी और एक पीछे फंसी हुई। सोसाइटी भी इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर रही। लाखों रुपए का हम नुकसान कर चुके हैं अभी तक ना, और अपनी मदद आप हम कर रहे हैं सब कुछ। इस नाले के ऊपर ये तमाम प्लाजे, इस राइट साइड वाले सारे प्लाजे इस नाले के ऊपर बने हुए हैं। उन्होंने अपने पैसे लेके वो साइड पे हो गए हैं। ये 4 दफ़ा हो चुका है बारिश से लोगों का नुकसान। सुबह बारिश हुई है, ये ईद वाले दिन भी पानी आया यहाँ पर ना। हमने खुद ला के मोटरें लगाई हैं, पानी निकाला। यहाँ पे कोई अमला मौजूद नहीं है प्लाजे का पानी निकालने के लिए, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की यहाँ पे। अच्छा जी, ये हालात तो आपने देख लिए। वैसे इंतज़ामी मामलात जो हैं इस्लामाबाद के वो भी ज़रा बहरान का शिकार हैं, जैसे कि देयर इज़ नो मेयर बाय द वे। और फिर CDA के क्या इख्तियारात हैं वो भी कहा यह जा रहा है कि E11 की जो प्लानिंग है दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय CDA। तो लिहाजा अब CDA बड़ी अच्छी तरह अपने आप को उससे ज़रा दूर भी रख सकती है। क्यों ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है ना वो अब मुख्तलिफ आफात की ज़द में रहता है। अब ये बारिश की तबाहकारियाँ हैं, इससे पहले दिल दहला देने वाला नूर मुकद्दम का वाक़या, उससे पहले आपको पता है एक और जो रावलपिंडी की हुदूद में वाक़या हुआ। फिर इस्लामाबाद से कभी कोई सहाफ़ी अगवा हो जाता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी किसी के घर में तशद्दुद हो जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद सिंस क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारी रिपोर्टर मरियम नवाज हमारे साथ हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। मरियम, बताइएगा क्या हालात हैं और क्या अभी का भी मौसम एक तो आप बता दें, और क्या आपने खुद भी दौरा किया 11 D12 का, आंखों देखा हाल बताइए। जी, कल मैं सारा दिन यहाँ E11 में ही मौजूद थी, उस घर के बाहर जहाँ पे पानी दाखिल होने के बायस माँ और बेटा जो है वो जहाँ भाग हो गए थे और नाला जिस जगह पे मौजूद है वहाँ से हम कल पूरा दिन रिपोर्ट करते रहे। उसके अलावा D12 का इलाका जो था, क्योंकि वो CDA के ज़ेर इंतज़ाम आता है तो उसको क्लियर कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे E11 में मसला ये हुआ कि जो यहाँ की निजी हाउसिंग सोसाइटी है और CDA है वो एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी आयद करते रहे और कोई भी जो है वो इस सेक्टर की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। इस वक्त यहाँ पर जो मौसम है वो खुश्क हो चुका है। कल जो मूसलाधार बारिश थी उसका सिलसिला थोड़ा थमा है, पानी वगैरह निकाला जा रहा है, लेकिन अब भी बेसमेंट्स के अंदर जो है वो पानी मौजूद है। इमारतें हैं मुतअद्दिद जो कि कुछ तामीर शुदा है और कुछ ज़ेर तामीर इमारतें हैं जिनमें अभी भी पानी मौजूद है। कुछ जगहों पर जो है वो पानी निकालने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर पानी फ़िलहाल खड़ा है। यहाँ पर जो बड़ा मसला हुआ है वो ये था कि जब ये एक नाला है जो E11 सेक्टर और E12 सेक्टर के दरमियान में है, ये जब D12 से आता है तो इसकी चौड़ाई
ऊंचाई 200 फुट है, लेकिन जब ये नाला जो है वो यहाँ E11 में पहुँचता है बिल्कुल घरों के पास, तो यहाँ पे तजावुज़ात करके उसको 18 फुट छोड़ दिया गया है। तो पानी जब प्रेशर से ज़ाहिर है पीछे से आया तो वो वापस पलटा है और घरों में दाखिल हुआ है, जिसके बायस घरों में सोए हुए लोग थे, बच्चे थे जिनको उनकी वालदा बचाती रहीं। 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 वालदा और जो एक बच्चा था 8 साला मुस्तफ़ा, उसको बचाया नहीं जा सका। वो अस्पताल ले जाते रास्ते में जो है वो जाँ बहक हो गए। उसके अलावा लोगों का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं और घरों में अभी तक पानी दाखिल है। तो अभी जो जिस घर में कल पानी दाखिल हुआ था उसके साथ जो घर हैं वो काफ़ी हद तक खाली भी हैं, क्योंकि जाहिर है कि महकमा मौसमियात ने आने वाले हफ्ते में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। पेशगोई की गई है। अब पता नहीं बाद में भी जो इंतजामात हैं उसमें एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डाली जाती रहेगी या फिर कोई इंतजाम भी किया जाएगा इस मामले को संभालने के लिए। बहुत शुक्रिया, मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद थी। और वही बात है ना कि 18 फुट चौड़ा नाला छोड़ दिया गया अल्टीमेटली, जो कि इससे बहुत ज़्यादा वसी होता था। और पानी जब प्रेशर के साथ आया, और इस्लामाबाद की बारिश से कौन वाकिफ़ नहीं है, जब बादल बरसते हैं तो खुलकर बरसते हैं। एक कंपैरिजन है 2002 और 2021 का। बिल्कुल, पहले जरा हम आपको 2002 दिखा दें और आप जरा उसको, एक सैटेलाइट व्यू है इस एरिया का, देयर यू गो। ये 2002 की तस्वीर है और आप देख रहे हैं राइट साइड बॉटम पे कुछ घर हैं, कुछ कंक्रीट है, बट अदरवाइज इट्स ऑल नेचुरल। और वो जो लकीरें नजर आ रही हैं आपको वेन्स की तरह, जिस तरह रगें होती हैं, निकलने की नेचुरल जगह, रास्ते हैं, वो चौड़े हैं, वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर ये नाले, ये गुजरगाहें पानी की, बरसाती पानी को गुजारने के लिए मौजूद हैं, जिसकी वजह से जाहिर है ये सारा निज़ाम चल रहा था। ट्रेडिशनली इसी तरह जानते हैं कि जितनी भी बारिश है कर लो, वो ऑब्वियसली वहाँ ठहरती नहीं है, बट दैट इज नॉट द केस। अब हम आपको यही जगह दिखा रहे हैं, 2021 की सैटेलाइट पिक्चर है। और सबसे पहले तो आप वो कंस्ट्रक्शन ही देख लीजिएगा, ये ले, ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नाउ इट इज अ कॉन्क्रीट जंगल ऑलमोस्ट, और आप इसमें देख सकते हैं कि वो नाले, वो स्पिलवेज, वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। खत्म क्या होता है, बट इट गेट्स कवर्ड, इट बिकम्स नैरोअर, तो वो जगह जो है वो रहती नहीं है जितनी बारिश की इस्लामाबाद जैसी एरिया जहाँ पर इतनी महंगी ज़मीन होती है, वहाँ पर अगर नाले से आपको 3 फुट या 4 फुट भी जगह मिल रही है, जो आप तो उस वक्त ले लेंगे और नाजायज़ कब्जा कर लेंगे, लेकिन नॉट फील आपको कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बट ऑफ कोर्स फिर आपने अब देख ही लिया कि इसका क्या है। एक ही स्पॉट है जिसके मनाजिर आप चंद सालों के फ़र्क से देख सकते हैं। ज़ाहिर है शहर बढ़ते हैं, आबादियाँ बढ़ती हैं, लेकिन शहरों की प्लानिंग में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो नेचुरल गुजरगाहें हैं पानी की, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना की जाए। और यही सूरत हाल कराची में एक इलाका है नया नाज़माबाद, पिछले साल आपको याद है, आपने देखा वहाँ तो पानी निकला ही नहीं, वहाँ पानी इट्स लाइक अ बोल, वो पानी के गुजरने की जगह थी, वहाँ पर पूरी सोसाइटी बना दी गई। और अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, सो लेट्स टॉक टू द डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। हमारे साथ हैं हमजा शफकात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। हमजा, इस्लामाबाद एक वेल प्लान्ड शहर कहलाता है, पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर है, दारुल हुकूमत है, फिर भी एक बारिश ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तो क्या बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी? मेट ऑफिस से कुछ लियोज़ों में थे कि ये होने वाला है, क्या हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद वेल प्लान शहर है। इस्लामाबाद के अंदर 2 दरिया भी गुजरे हैं, दरिया स्वान है, दरिया कुरंग है, उसके अलावा 2 डैम्स हैं, सेमली डैम है, उसके अलावा रावल डैम भी है, उसके अलावा 60 से ज़्यादा वेरियस नालाज हैं जो पूरे इस्लामाबाद से गुजर रहे हैं। उनके अंदर से कई जगहों पे ये पानी का लेवल रेज हुआ, हर जगह पर मैनेज हुआ, लेकिन ये एक साइड जो थी एक प्राइवेट सोसाइटी के अंडर आती थी, वहाँ पर ये पानी फ्लो आउट कर गया और वो उसकी पूरी स्ट्रीट जो है उसको फ्लड किया। वहाँ पे गाड़ियों का भी नुकसान हुआ और कैजुअलिटी भी हुई अनफॉर्चुनेटली। इसमें क्योंकि हम तो इसको ये कह रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी भी थी, दुनिया के चाइना में भी सैलाब आया हुआ है और यूरोप में भी सैलाब आते हैं और वहाँ पे नुकसान होता है। असल चीज़ ये थी कि सैलाब आने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने हर चीज़ क्लियर की, रिस्पांस अपने दिया, लोगों को रेस्क्यू भी किया, एविक्ट भी किया, जो गाड़ियाँ बही थी उनको भी हमने रिकवर किया और तमाम जगहों पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची वादियों के अंदर भी हमने तमाम अपने इंतजाम कर लिए हैं, एविक्शन भी कर दी है, 144 भी नाफिज की हुई है, अपना पूरा हम रिस्पांस दे रहे हैं। और इसको फर्दर बचाने के लिए भी इस नाला के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स हैं या इस नाला की कहीं से रास्ते तंग हुए हैं उनको भी खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हमजा साहब ये फरमाइएगा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है गाड़ियाँ आपने रिकवर तो करनी है, लेकिन उन गाड़ियों का क्या ही बचा होगा। अब लोगों को ये शिकायत है, हमने सुनवाई भी लोगों की शिकायत के नाले साफ़ नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी। तजावुज़ात का मामला तो अपनी जगह है, एमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त नहीं पहुंची। 6:30 बजे की उनकी दीवार गिरी हुई थी, 8:30 सवा 6 बजे की दीवार गिरी हुई थी, 8:30 बजे उनको रेस्क्यू करने के लिए रिस्पांस ये मिला कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, सर्विस आई और उनके पास भी कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो इतना सब कुछ अच्छा नहीं है जितना आप यहाँ बयान कर रहे हैं।
देखिए जो नलाज हैं, मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर 60 से ज़्यादा नलाज हैं, उन सबकी सफाई हुई है। जिस नला में कल फ्लड आया उसमें भी कल हमने सफाई की हुई थी। इशू सफाई का नहीं है, इशू ये है कि कुछ नलाज प्राइवेट प्रॉपर्टी में से गुजर रहे हैं और ये नलाज ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 30 to 40 ईयर्स ये रिस्ट्रिक्ट होते गए हैं। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से कई दफ़ा पानी जो है वो फ्लो आउट कर देता है। अब सिर्फ इस फैक्टर को हम नहीं कह सकते कि सफाई नहीं हुई, सफाई ये हुई है। अगर ये सिर्फ ये मसला होता तो फिर चाइना में जो सैलाब आ रहे हैं या यूरोप में जो सैलाब आ रहे हैं वो क्या इसका मतलब है कि सफाई नहीं हुई? नेचुरल कैलामिटी होती है। इस दफा भी आप देखें कि रिकॉर्ड किस्म की बारिश हुई है, ये कोई यूजुअल रेन नहीं है। हम इसको क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, मेट वाले कह रहे हैं कि टोरेंशियल रेन है, व्हाटएवर इट इज। इतनी ज्यादा बारिश 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर इतनी ज्यादा बारिश का होना, और वो हमें नजर आ रहा था कि वो पूरी गली जो है वो फ्लड कर दी। इशू ये है कि इसके बावजूद हमारा रिस्पॉन्स ये था कि हमने 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारा एरिया क्लियर किया है, सारी बिल्डिंग्स के अंदर से पानी निकाला है, प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर से, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से। और वहां पर जो आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू की टीम्स लेट पहुंची, इसी रेस्क्यू की टीम ने ही तो बाकी 2 बच्चों की जान बचाई, इसी रेस्क्यू की टीम ने ही तो दूसरे प्लाजा में जो 2 लेबरर्स फंसे हुए थे उनकी जान बचाई, इसी रेस्क्यू टीम ने ही तो जो वालदा थी बच्चे की उनको हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर वो उनको पहुंचाया। तो ये टीम्स हुई हैं। बाहर कैप अगर फिर भी कोई नेग्लिजेंस हुई है तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद ने इंक्वायरी मार्क कर दी है कि कौन 15 पे थे, कौन 1122 वाले थे, कितनी देर में उन्होंने रिस्पॉन्स किया, क्या उनकी कोई नेग्लिजेंस है, और अगर निकलेगी तो उनके खिलाफ यकीनन एक्शन होगा। हम सब वी आर ऑल्सो वंडरिंग कि अगर कोई वार्निंग थी, बिकॉज जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेट ऑफिस का कहना है टोरेंशियल रेन्स थी, आपका कहना है कि ये ऑब्वियसली क्लाउड बर्स्ट था और फिर बहुत सी बातें इस किस्म की हो रही हैं। खैर एनीवे, अभी बारिश का सिलसिला रुका नहीं है और आने वाले दिनों में मजीद स्पेल आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ तैयारी ऑलरेडी प्रीएम्प्टिवली कर रखी है? हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पूरी है। एनवायरनमेंट जो हमारी इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है, MCI है, CDA है, रेस्क्यू 1122 वाले हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान आर्मी है, NDMA है, तमाम इदारों की कॉर्ड कॉन्फ्रेंस हो चुकी हुई है। तमाम इदारे मिल के हर किस्म की रिलीफ एक्टिविटी और रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार हैं। स्कूल्स हमने एक्वायर कर लिए हुए हैं, ऐलानात करवा दिए गए हैं, मस्जिद के अंदर हमने ऐलानात करवा दिए हैं, एडवाइजरीज हमने इशू कर दी हुई हैं, हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट है, इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम जो जुमला एक्शंस लिए जा सकते थे वो सारे हमने ले लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कैलामिटी हुई है और वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसमें किसी की कोई लैक्सिटी निकलेगी उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। आगे वाले दिनों में भी अगले 6-7 दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और हम आवाम को ऑलरेडी बता चुके हुए हैं कि इनमें आवाम की तरफ से भी हमें कोऑपरेशन चाहिए कि आप अपनी बेसमेंट्स को वाटर प्रूफ रखें, आप अपनी बिल्डिंग्स की दीवारों को ठीक रखें। इतनी कमजोर अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे और दीवार गिरेगी तो उससे तो अनफॉर्चुनेटली कोई नुकसान हो ही सकता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल नाले नलाज के अंदर अपने घर बनाए हुए हैं, कमरे बनाए हुए हैं, दरिया के अंदर भैंसों के बाड़े थे वो सारे हमने रिमूव करवाए हैं। तो हम पूरी तरह तैयार हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरी करेगी। हम अपनी पूरी कोशिश जितनी कर सकते हैं, जितनी हमारे बस में है वो हम पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शफ़क़त हमारे साथ मौजूद थे। और ये कहना आपका दुरुस्त है कि दुनिया भर में नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं और बारिश जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, वहाँ चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहाँ ऐसे ही मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लोगों की शिकायत हैं वो अपनी जगह हैं। ऑल्दो आप कह रहे हैं कि बर वक्त रेस्क्यू सर्विसेज पहुँची थी। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर ने, जो डायरेक्टर मेट ऑफिस है। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे यही पूछ लें कि ये टोरेंशियल रेन थी, क्लाउड बर्स्ट था, जो भी था, क्या इसकी पहले से वार्निंग हो सकती थी कि नहीं? बिल्कुल, हम लोगों ने मेट ऑफिस में पहले एक वेदर एडवाइजरी इशू की हुई थी कि करंट वीक के अंदर जो है वो रेन्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, उसमें हैवी शावर्स भी हैं और उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स में हम लोगों ने जो फ्लैश फ्लडिंग का भी जिक्र किया हुआ था, अर्बन फ्लडिंग का भी किया हुआ है और लैंडस्लाइड्स का भी। और ये मीडिया हाउसेस वगैरह ने तमाम ने जो 26 जुलाई को जो मेट ऑफिस ने इशू की थी वो सब ने कवर भी किया था और बताया हुआ भी था कि नेक्स्ट वीक जो है वो अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जिसमें पंजाब के ज़्यादातर, इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं, इनमें जो है वो रेन्स एक्सपेक्टेड हैं। उसमें डॉक्टर साहब, रेन्स तो एक्सपेक्टेड होती हैं इस सीज़न में इन एरियाज़ में पर्टिकुलरली, और इस्लामाबाद के लिए बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश भी कोई नया फिनोमेना नहीं है। लेकिन कल बड़े अनएक्सपेक्टेड हमने मनाजिर देखे कि गलियाँ फ्लडेड हैं, गाड़ियाँ बह रही हैं। क्या ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई थी जो इससे पहले इस्लामाबाद में नहीं हुई? क्योंकि इस्लामाबाद में तो ऑलमोस्ट इस मौसम में हर हफ्ते बारिश होती है, या कोई और मसला था? वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन दैट। Actually, I'm more concerned about the rainfalls and the weather systems. नहीं, कल अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, कल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद रेन पैटर्न। रेनफॉल थी वो इट्स नॉट इन द दैट रेंज के जी हम कह सकें कि बहुत ज्यादा हैवी डाउनपोर था।
और सुबह के वक्त तक ऑलमोस्ट 8 बजे तक 123 मिलीमीटर जो सैदपुर में हुई थी। कोलड़ा में जहाँ पे E11 का एरिया है वहाँ पे 100 मिलीमीटर हुई थी। लेकिन ये तमाम की तमाम इस्लामाबाद इतनी रेनफॉल एक्सपीरियंस करता रहता है। मॉनसून सीजन के अंदर जो हैवी डाउनपोर्स हैं वो हो जाते हैं, और बाकी इस्लामाबाद में ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिटी प्लानर्स हैं या सिविक एजेंसीज हैं या टाउन प्लानर्स हैं वो इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकेंगे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर छोटा सा रीजन है उसमें ये जो है ये प्रॉब्लम क्यों राइज हुआ है। डॉक्टर साहब टाइम कम है, जल्दी से ये भी बता दीजिए, वी आर राइट एट द एंड ऑफ जुलाई, अब कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से बारिशों की क्या फोरकास्ट है? फिलहाल तो जो मॉनसून रेंज हैं, मॉनसून कंसंट्रेशन है वो अपर पार्ट्स के ऊपर है, और नेक्स्ट वीक के दौरान भी ऑलमोस्ट जो अपर पार्ट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी। जो सेंट्रल पार्ट्स हैं और सदर्न पार्ट्स हैं जिसमें सिंध भी शामिल है और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्से हैं, कराची है, कोस्टल बेल्ट है सिंध की, बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट है, इसमें इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं। लेकिन अपर पार्ट्स में अभी भी कंसंट्रेशन है और रेनफॉल जो है वो ऊपर एक्सपेक्टेड है अभी भी नेक्स्ट वीक। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, डायरेक्टर मेट ऑफिस। तो देयर यू नो, तो लिहाजा इस्लामाबाद इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मोर रेन, और फिर अभी तो फिलहाल तो नॉर्थ में ही रहेगी जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे। मुक़द्दम कत्ल केस की तहकीकात में रोज़ाना नित नई तफसीलात सामने आ रही हैं। कत्ल से 2 रोज़ पहले मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट बुक करवाई। रात को टैक्सी में नूर को साथ लेकर एयरपोर्ट रवाना हुआ, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस घर लौट आया। ये और बहुत से और इंकशाफात हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद गशकोरी, उन्होंने फॉरेंसिक तज्ज़िया किया है तमाम जो नंबर्स हैं नूर और ज़ाहिर जाफ़र और उसके घर वालों का, और उसमें क्या तफसीलात सामने आई हैं, किस किस के साथ जो कातिल है, जो मुलजिम है, वो राब्ते में रहा है। आखिरी 6 घंटे नूर की ज़िंदगी जो थे वो कितने अहम थे, उसमें किस किस से कितनी देर तक राब्ता हुआ, ये तमाम तफसील जाहिद गशकोरी से ही हम पूछेंगे। जाहिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद, बताइएगा क्या हक़ाइक़ अब तक आपके सामने आए हैं जो आपने फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक तज्ज़िया किया है? नूर को तशद्दुद करके इसने कत्ल किया, लेकिन इस सारे टाइम फ्रेम के दौरान ये शख्स किस किस के साथ राब्ते में रहा, और राब्ते में अगर था तो क्या इसके वालिदैन को ये पता था कि ये इस हद तक चला जाएगा या ये जा चुका है? थैंक यू अब्दुल्ला और हुमा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो 7 घंटे का दौरानिया है, नूर जिस एंजाइटी, जुल्म व तशद्दुद और एक कैप्टिविटी में थी, उसमें नूर के पास मोबाइल नहीं था। नूर की जो आखिरी कॉल ज़िंदगी की अपनी माँ को गई थी वो 10:43 पर गई थी। 3 मिनट के लिए उसने अपनी माँ से बात की थी। उसके बाद से जो लॉक किया गया है लोकेशन, उसकी जियो जो लोकेशन थी, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो इदारे इसको देख रहे हैं, उससे ये बात साबित होती है कि नूर के पास फिर कोई मोबाइल या इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे उसका कोई राब्ता होता। उससे मोबाइल छीन लिया गया था। 10:56 के बाद 20 जुलाई को नूर का कोई मोबाइल से ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद नूर पर जो कुछ होता रहा 7 घंटे में, इससे एक अगर आप एनालिसिस देखते हैं जो अब तक तहकीकात हुई है, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कल तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ अपनी माँ से मुतवातिर राब्ते में था, लेकिन अभी जो नई तफसीलात सामने आई हैं वो ना सिर्फ अपनी माँ से राब्ते में है बल्कि अपने बाप से भी बात कर रहा है। जो क्रिटिकल टाइम है जिसमें नूर को तशद्दुद का सामना करना पड़ा उस वक्त, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया, वो 2:30 से लेकर 6:30 बजे तक का है। अगर आप उस एनालिसिस को देखें और उस लोकेशन को लॉक कर दिया गया है जो कि उसके घर का ही है, जाफिर हाउस का, इस्लामाबाद में, और वो अपनी कार्रवाई जारी रखता है। ये दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं, दोनों की लोकेशंस हैं, और वहाँ पर अपनी माँ से वो बात करता है। कितनी देर माँ से बात करता है? माँ से वो, माँ को तो वो 7 बार कॉल करता है, बार करता है। पहले वो माँ से 31 मिनट की बात करता है, उसके बाद फ़ौरन बाद उसका फ़ोन, उसका फ़ोन मुतवातिर इंगेज रहता है। माँ के बाद अपने बाप को कॉल करता है, उसके बाद दोबारा माँ को बात करता है। ये लंबी कॉलें होती है, 31 मिनट की कॉल है, 20 मिनट की कॉल है, फिर 17 मिनट की कॉल है,
और कुल मिला के मजमूई तौर पर बाप और अपनी माँ को 1 घंटा 40 मिनट तक वो इंगेज रखता है इस पूरे दौरानिए में। इससे पता चलता है कि मतलब कुछ तो फिर बता ही रहा होगा कि क्या है। लेकिन जाहिद, अभी आपने बताया कि नूर ने अपनी वालदा से बात की थी जिस दिन वो कत्ल हुई है, उस दिन सुबह कोई 10 बजे के बाद उससे बात की थी 3 मिनट के लिए। तो क्या उसने अपनी वालदा को बताया था कि वो किधर है? क्योंकि ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स तो उसको ढूंढ ही रहे थे तब तक। जी एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं, जो रात के 1 बजे, उसी रात जिनकी वो 20 जुलाई थी, और रात के 1 बजे भी नूर की अपनी माँ से बात हुई थी 1 मिनट के लिए, और सारी रात सोई नहीं है। वालदैन बहुत परेशान थे, बाप ने उसको 5 मैसेजेस किए, नूर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। तो बिल आखिर उसकी बात हो गई अपनी माँ से, ज़िंदगी की आखिरी जो लाइव कॉल थी 3 मिनट के लिए। मेरी माँ से उसकी जो माँ है, वालदा है, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने कहा कि वो जो आखिरी कॉल थी क्या बात थी आप मुझे बताइए। तो वो बिल्कुल इतनी दुखी है, वो बात बिल्कुल नहीं कर सकती थी फ़ोन पे, वो रोने लग गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से बात करें जो नूर की बड़ी बहन है, वो भी रो रही थी और उसने मुझे एक आइडिया दिया कि बुनियादी तौर पर वो क्या कॉल थी, फैमिली किस एंजाइटी में है। उसके बाद उनकी दुनिया ख़त्म हो गई और मैं इस एनालिसिस को इसको इन्फॉर्मेशन को मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 घंटे में इस्लामाबाद बिल्कुल करीब है, नेवल एंकरेज है, फैमिली वहाँ पर पहुँच भी सकती थी, लेकिन उनको झूठ बोला गया था कि वहाँ नूर मौजूद नहीं है। और फैमिली इस ये नहीं सोच रही थी कि मर्डर हो जाएगा या ये सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है जो कि लॉक कर दी गई है, ये लोकेशंस और बातचीत और सारी जिसको रिट्रीव किया जा रहा है कि जो ज़ाहिर जाफिर जो कि सस्पेक्ट किलर है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत मुतवातिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कांटेक्ट में है। मेरी बात सुने, इसकी मां का अब तक कोई बयान सामने आया है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता लग सका है कि जाहिर मस्ट हैव बीन टेलिंग समथिंग टू हिज मदर? जब 31 मिनट बेटा मां से बात कर रहा है तो वो कुछ तो बता रहा है। माँ क्या इस्लामाबाद में थी, नहीं थी? दैट शी कुड हैव कम एंड सीन व्हाटएवर वाज हैपनिंग। क्या था? माँ से फोन पे तो बात कर रहा था, लेकिन माँ का एक्शन क्या था उसके बाद? एक्शन जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और जो उसकी बातचीत से पता चलता है, उससे एक स्ट्रांग इम्प्रेशन मिलता है कि वो ऐसी सूरत हाल में है जिसमें तशद्दुद भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। या तो उससे वो नहीं कोई इम्प्रेशन ये जाता है कि घर में एक ऐसी सूरत हाल है कि वो कैप्टिविटी में है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, उसके बाद उसको बीहेड कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो 6 बजे का शाम का दौरानिया है और पुलिस का ख्याल है कि 6:30 बजे ये कत्ल हो गया था। तो उसके बाद अगर आप जाहिर जाकिर की फिर एक्टिविटीज़ को देखें, जो इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल सेंसेस में है, कंप्लीट एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, क्विकली वो बता दें वो किसको करता है? किसी कौंसल जनरल को गालिबन उन्होंने कॉल करने की कोशिश की है। अब्दुल्ला देखें, बिल्कुल वो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन हैं। वो इतना सेंसर में था कि शायद उसने ट्राई किया है कि वो मुल्क से आज रात कुछ लम्हों के बाद ही भाग जाए मुल्क से। उसने कांटेक्ट इस्टेब्लिश किए 2 इम्पॉर्टेंट लोगों से जो कि उसमें रोल प्ले कर सकते थे, हेल्प आउट कर सकते थे। अभी वो पब्लिक डोमेन में नाम देना शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मुबैना तौर पर एक कौंसल जनरल जो कि उसके रिश्तेदार भी हैं मुबैना तौर पर, उनसे उसने कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश। तो बेसिकली 2 ओके चलें जी। ब्रेक से पहले हम नूर केस की डेवलपमेंट्स जो हैं वो पता कर रहे थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, और द मोर थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस द मोर दे कन्फ्यूज यू एज वेल। लेकिन एक बात तो तय है, जिस वक्त और जितने घंटों में ज़ाहिर जाफिर नूर का कत्ल कर रहा था, बड़े इत्मीनान से 2 ही चीज़ें कर रहा था। या तो वो उसको टॉर्चर कर रहा था और कत्ल कर रहा था, या अपने पेरेंट्स से वो बात कर रहा था। तो ये कहना कि पेरेंट्स को नहीं पता था या उनको लिंक नहीं थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, 2 ही चीज़ें उस दिन हो रही थी। या वो अपने पेरेंट्स के साथ था, घंटों बातें कर रहा था, या फिर वो उसको टॉर्चर कर रहा था। सो दीज आर ऑल, ऑल्दो इत्तलात के मुताबिक उसकी वालिदा नहीं थी वहाँ पर, इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी, कराची में थी अपैरेंटली, बट शी कुड हैव टेकन एन एक्शन अर्लियर। 7:30 बजे उन्होंने अपनी थेरेपी वर्क से टीम को भेजा, शायद उससे पहले भेजती तो कुछ हो जाता।
खैर तो जो होना था वो हो जाता था। बट एनीवे ये तो इतने ज़्यादा सवाल दिमाग में आ रहे हैं और फिर इतने क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि जब नूर की अपनी वालदा से सुबह माना कि 2-3 मिनट के लिए बात हो ही गई थी, तो वो हमें वैसे पता नहीं है कि वो बात क्या हुई थी, लेकिन काश कि वो उस वक्त बता देती कि मैं ये आई एम 15 मिनट्स अवे, 15 मिनट की डिस्टेंस पे ये थे एक दूसरे से। बहुत ही सैड बात है और हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, वी विल ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स। सो let us begin with, because you know whenever we talk about this case ना आप 1 मिनट के लिए उसी जोन में चले जाते हैं कि so true क्या हुआ, वो इतना इफेक्ट किया है पूरे मुल्क को, एक्चुअली इफेक्ट किया। तलहा would reach Pakistan today, आज ये वापस आएंगे। He's on his way actually. He's on his way back और ये भी वादा है कि वो हमारे शो पे भी आएंगे जब भी वो कराची में होंगे। अच्छा जनाब, कल की अहम तरीन खबर थी सियालकोट का ज़िमनी इंतखाबी मार्का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद कि वो एक अच्छे मार्जिन से ये सीट निकालने में कामयाब हो गए। पहले लग रहा था जैसे बड़ा कम मार्जिन होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ नताइज वो मार्जिन ठीक हो गया। तवील इंतजार के बाद आखिरकार तहरीक इंसाफ पंजाब से सीट निकालने में कामयाब रही। तहरीक इंसाफ के लिए ये कामयाबी बड़ी इनकरेजिंग है, बड़ी हौसला अफजा है। इससे पहले तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाब में लगातार 10 नशिस्तों का सामना पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था और तहरीक इंसाफ ने कल सियालकोट में सूबाई नशिस्त पर मैदान मार लिया। अच्छा जी, आपको साथ साथ ये भी बताएं कि PP38 की ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। होने वाली नशिस्त पर मुकाबला हुआ था और बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद जो थी वो वोट डालने आई। टर्नआउट क्या रहा जी? जनाब टर्नआउट 55.35% रहा, विच इज़ ह्यूज। और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के एहसन सलीम 62,657 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी को 56,353 वोट मिले, ऑलमोस्ट 4,000 वोटों की लीड है या 5। खैर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन को हुकूमत ने पूरी तरह मैनेज किया। नून लीग का इल्ज़ाम अपनी जगह, लेकिन मुख्तसर मार्जिन सही तहरीक इंसाफ का नून लीग के गढ़ समझे जाने वाले इलाके से सेंट्रल पंजाब से सीट निकालना बहरहाल PTI के लिए बड़ी तकवीत का बायस है और बहुत कम मार्जिन में। अच्छा, इसी पे अभी हम मजीद बात करेंगे। मावन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, पंजाब में बड़े अरसे बाद ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिला है, तो इसके बारे में बाय द वे मुबारक हो आपको, और वो भी सियालकोट में जहाँ पार्टी कम ही नुमाया रही है। तो कितनी बड़ी इसको आप फतेह समझेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब जो है, ख़ुसूसन सेंट्रल पंजाब के अंदर PMLN ने 2018 के इलेक्शन में भरपूर जो है वो फतह अपने नाम की थी और यहाँ पे इन्होंने जितनी सीटों पे कामयाबी हासिल की, उनकी जब आप अक्सरियत को देखते हैं तो वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो ब्रीफकेस, नोट और धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और एक मुसलसल लोगों को दबाव में ला के और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए ये इनका ओवरऑल इस पूरे सेंट्रल पंजाब में रवैया और कारस्तानियाँ रही। ये उन 3 सालों की मेहनत का समर है कि उन लोगों ने जहाँ जहाँ मैं हारी थी, आज उन्होंने मेरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया और बल्ले के निशान पे मोहर लगा के उन्होंने जो जीत की बुनियाद डाली है, ये अल्टीमेटली आने वाले इलेक्शन के लिए PTI की फर्दर तकवीयत का बायस बनेगी और PTI की यकजहती PTI की असल स्ट्रेंथ बनी है और इस यकजहती को हम आगे बढ़ाएंगे और जो वरियो ख़ानदान का इस सीट से सफाया हुआ है, उसमें यकीनन मरियम नवाज शरीफ का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि उसका रियासत मुखालिफ बयानियाँ जो है उसको ले डूबा है। यहाँ अक्सरियत इस हल्के की अवाम जो है वो बॉर्डर पे रहते हैं, जो पाक फौज से मोहब्बत करते हैं और रियासत के साथ चट्टान बन के खड़े होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी लीड से आप लोग ये सीट जीते हैं, आप लोग मुतमईन हैं? आप लोग इसे वाकई भरपूर जश्न मनाने वाली फ़तह करार दे रहे हैं? बहरहाल फ़तह तो फ़तह होती है और आज़ाद कश्मीर की पंजाब वाली नशिस्तें आपने सर्टनली जीती, वहाँ से क्लीन स्वीप किया, उसके बाद तवक्को थी कि प्रॉब्ली बहुत बड़ा मार्जिन होगा आप लोग की यहाँ से जीत में। सो आर यू सैटिस्फाइड? इसके अंदर 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि आपने देखा कि दिन भर बारिश हुई और बारिश की वजह से जो ये सारा रूरल एरिया है और देहात के अंदर जिस तरह आपने देखा ड्रेनेज सीवरेज के जो
मसाइल रहे, तो पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी पानी खड़ा रहा और वोटर को अपना वोट कास्ट करने के लिए बेशुमार मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर ये है कि चूंकि टर्न आउट कम रहा, तो उसके साथ ओवरऑल जो हमारा वर्कर भी था वो भी उस तरह नहीं निकला। ये तमाम फैक्टर मिला के वो लीड भी कम हुई, टर्न आउट भी कम हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा वोट बैंक जो था वो बड़ा, और इनकी शिकस्त का जो सबसे अहम फैक्टर ये सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो ज्यादा मोटिवेटेड था, और इस आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से नून लीग का वोटर डिमोरलाइज था। और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह ये जीत जो है वो पीटीआई को ना सिर्फ सियालकोट में तकवीयत देगी, बल्कि सियालकोट जो है वो पीटीआई का सियासी बहुत अहम जो है मोर्चा बनने जा रहा है। सो वर्कर तो सर्टनली चार्ज था, जिसका एडवांटेज मिला है पीटीआई को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये सब तो ऑब्वियसली ज़िमनी इंतखाबात हैं, ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं हुकूमत के नंबर्स पर, मोरल पे बहुत पड़ता है। लेकिन पंजाब में जिन नंबर्स का फ़र्क पड़ सकता है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं, जिनमें से एक नज़ीर चौहान पर मुकदमा जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो इस ग्रुप को नाराज़ करके थोड़ा ख़तरा नहीं आप लोगों को महसूस हो रहा कि इनको भी तो अपने साथ ही रखना चाहिए? नज़ीर चौहान का जो केस है वो एक टेस्ट केस है, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई खानदान के मेंबरान की तरह हर दुख सुख में साथ होती है, नज़ीर चौहान के केस की वजह से बहुत सारे पीटीआई के जो हमारे कारकुनान हैं, मेंबरान हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं, और बहुत सारे ने वो तहफ़्फ़ुज़ात मुझसे शेयर भी किए हैं। लेकिन नज़ीर चौहान साहब का एक FIR दर्ज होना और फिर उस पर गिरफ्तारी ना होना, ये भी कानून के साथ एक मजाक है। चूँकि कानून की बालादस्ती हुई है, मैं ये देखूंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस केस को किस तरह से हैंडल करते हैं, और अल्टीमेटली कैसे हम पार्टी की सतह पे ऐसे जो केसेस हैं जिसमें पार्टी के दो अरकान जो हैं आमने सामने हैं, तो उसको हमें हर हाल में इंटरनल जो रिफ्ट है उसका खात्मा करना है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा। वो हमेशा ये पर्टिकुलरली जहांगीर तरीन साहब वाला जो मामला है ना, इस पर मुफाहिमत की बात करती हैं और कहती हैं कि जो इंटरनल रिफ्ट है इसका खात्मा करना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा हम तलहा तालिब की बात कर लेते हैं। वेट लिफ्टिंग के ओलंपिक्स मुकाबलों में 5वीं पोजीशन हासिल करने वाले और पाकिस्तानियों का दिल जीतने वाले, एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी, पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब बड़े पूरी उम्मीद है कि अगली बार वो ज़रूर अपने मुल्क के लिए मेडल लाएंगे। एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेरी श्योर अबाउट दैट कि ज़रूर करेंगे। जिसने सिर्फ अपनी हिम्मत से कहाँ तक पहुँच गए हैं, जिसको कोई स्पॉन्सरशिप, कोई पेट्रनेज, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, उनको अगर थोड़ी सी भी मदद मिले तो वो क्या कर सकते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा लें। और उन्होंने ये कहा है कि जियो पाकिस्तान पर वो जल्द अपने लिए दुआएं करने वालों से मुलाकात भी करेंगे और जरूर आएंगे। अब क्या पैगाम था? अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरे पाकिस्तान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी सपोर्ट का, इनके प्यार का। 5th पोजीशन आने के बावजूद इन्होंने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह आगे जो 2024 की ओलंपिक्स है पेरिस में होने वाली, उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूंगा और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करूंगा। शुक्रिया। गुड लक फॉर द पेरिस ओलंपिक्स तलहा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बातें तो बहुत सी करनी थी लेकिन आपको पता ही है टाइम तो निकल गया सारा, तो लिहाजा जल्दी से आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि प्लीज़ कोविड जो है वो बहुत बुरी तरह फैल रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर इन सिंध, इन कराची, तो द फिगर्स आर रियली हाई। अमवात भी आपको बता दें 76 पीपल, मतलब हम कितने लो फिगर्स पे आ गए थे, बट 76 पीपल पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कोविड इन द पास्ट 24 आवर्स। 4,500 ऑलमोस्ट गुज़श्ता 24 घंटों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी 7.6 हो चुकी है और कराची में तो ऑलमोस्ट 26% है, तो आप ये भी देख लें। और स्कर्दू और गिलगित में भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने कहा था कि ईद के बाद नंबर्स विल गो अप। विल सी यू टुमारो, टेक केयर, स्टे सेफ।